क्या एक परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी के पीछे हमेशा कोई गहरा, खौफनाक राज छिपा होता है? आज हम एक ऐसी ही क्राइम थ्रिलर की परतें खोलने जा रहे हैं जहां हर कदम पर धोखा है और सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये सिर्फ पुलिस का एक नियम नहीं है, बल्कि ये वो लाइन है जो हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी को एक बुरे सपने में बदलने वाली है। तो सबसे पहले मिलते हैं टेरेल फैमिली से एडिसन, जो एक बहुत बड़ा वकील है, उसकी खूबसूरत पत्नी बेकी और उनका एक प्यारा सा बेटा क्रिस्टोफर। मतलब देखने में तो एकदम पिक्चर परफेक्ट फैमिली लगती है, लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इस परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। काम को लेकर रोज रोज के झगड़े, और फिर एडिसन को एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेकी ने बिना उसे बताए अपनी नसबंदी करवा ली थी, और जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात दोनों के बीच शराब के नशे में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जो उनका आखिरी झगड़ा साबित हुआ। और फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। बेकी की लाश मिलती है बिस्तर से बंधी हुई, गला घोंट कर मारा गया, और उनका छोटा बेटा क्रिस्टोफर किचन के फर्श पर घायल हालत में मिलता है, लेकिन वो जिंदा था। इस भयानक वारदात के बाद पुलिस की जांच दो अलग-अलग दिशाओं में जाती है। शक की सुई दो लोगों पर आकर टिक जाती है। एक खुद उसका पति, जिससे उसका झगड़ा हुआ था, और दूसरा एक खूंखार मुजरिम जो अपना बदला लेने लौटा था। और यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। देखिए, दोनों के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं। एक तरफ एडिसन है, जिसके पास मर्डर का मोटिव साफ दिखता है, बिगड़ता रिश्ता, $3 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी और धोखा। वहीं दूसरी तरफ है सनी ब्रूटन, एक खतरनाक अपराधी जिसे एडिसन ने ही जेल भिजवाया था, और मर्डर का तरीका वो हूबहू ब्रूटन का स्टाइल था। अब ये सनी ब्रूटन कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। एडिसन ने ही उससे 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के रेप और मर्डर के जुर्म में जेल भेजा था। और देखिए किस्मत का खेल, बेकी के मर्डर से ठीक 5 दिन पहले वो अचानक जेल से छूटकर बाहर आ गया। मतलब वो एक बहुत ही असली और खतरनाक खतरा था। जब एडिसन को लगता है कि कानून का शिकंजा उसी पर कसता जा रहा है, तो वो समझ जाता है कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। पूरा सिस्टम उसे फंसाने पर तुला है, और अगर उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो ये काम उसे खुद ही करना होगा। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एडिसन मदद के लिए किसके पास जाता है? जीसस वर्गास के पास। ये वही बदनाम एक्स कॉप है जिसे खुद एडिसन ने फोर्स से निकलवाया था। अजीब है ना, लेकिन शायद दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इन दोनों का कॉमन दुश्मन था सनी ब्रूटन। इसके बाद जो होता है वो बिल्कुल किसी एक्शन थ्रिलर जैसा है। वो ब्रूटन के गर्लफ्रेंड को ढूंढ निकालते हैं। वर्गास अपने ब्रूटल तरीकों से उससे ब्रूटन का पता उगलवाता है, और फिर होता है ब्रूटन से आमना सामना, एक खतरनाक पीछा, और इसका अंत होता है ब्रूटन की मौत से, जब वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। डिटेक्टिव कहता है, मेरे हिसाब से तो ये केस सब बंद हो गया है। पुलिस के लिए मामला सुलझ चुका है, विलन मारा गया, न्याय मिल गया। लेकिन एडिसन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उसके मन में एक बेचैनी है, कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। तो मेन सस्पेक्ट मर चुका है, केस फाइल बंद हो चुकी है, लेकिन एडिसन के दिमाग में सवाल अभी भी घूम रहे हैं, और यही सवाल उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जाएंगे जो सनी ब्रूटन से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक है। और यहीं पर पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा फिट नहीं बैठता। एडिसन को उस रात की एक बात याद आती है, ब्रूटन का चेहरा। पीछा करते वक्त ब्रूटन उसे देखकर हैरान था। अब सोचिए जरा, अगर वो एडिसन से बदला लेने आया था तो उसे देखकर हैरान क्यों होगा? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि बेकी का असली कातिल कोई और है। तो फिर असली कातिल कौन हो सकता है? चलिए प्रोफाइल बनाते हैं। उसे घर का अलार्म कोड पता था, उसे ब्रूटन का सिग्नेचर स्टाइल पता था, वो ये भी जानता था कि पुलिस का पहला शक एडिसन पर ही जाएगा। उसे एडिसन के जेल जाने या मरने से सीधा सीधा फाइनेंशियल फायदा था, और सबसे जरूरी बात, पैरोल बोर्ड की जानकारी तक उसकी पहुंच थी। ये सारी बातें ब्रूटन की तरफ नहीं बल्कि किसी बहुत करीबी की तरफ इशारा कर रही हैं। और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि सैम मॉस है, एडिसन का अपना लॉ पार्टनर, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे वो भाई मानता था। ये एक ऐसा धोखा था जिसके बारे में एडिसन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों? सैम ने ऐसा क्यों किया? जवाब सिर्फ पैसा नहीं है,
हाँ, वो पूरी लॉ फर्म पर कब्जा चाहता था और वो $10 मिलियन की इंश्योरेंस मनी भी। लेकिन उसका असली मकसद अपने नंबर 1 कॉम्पिटिटर एडिसन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना था। उसने एक परफेक्ट प्लान बनाया। वो जानता था कि एडिसन गुस्से में बिना सोचे समझे ब्रूटन के पीछे जाएगा और बस उसका काम हो जाएगा। और फिर सैम अपने दिल की बात कहता है, मैं थक गया हूँ एडिसन, हमेशा दूसरे नंबर पर रहते रहते थक गया हूँ। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये सालों की जलन, नफरत और उस घुटन का इजहार है जिसने एक दोस्त को कातिल बना दिया। सैम अपना गुनाह कबूल करता है और फिर अपनी जान ले लेता है। पुलिस के लिए केस ऑफिशियली क्लोज्ड। अब तो सारे जवाब मिल गए हैं ना? पर क्या सच में? सब कुछ एकदम साफ लग रहा है। कातिल पकड़ा गया, उसने गुनाह मान लिया और खुद को सजा भी दे दी। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक आखिरी सबसे बड़ा पेंच अभी बाकी है। एक इतनी छोटी सी डिटेल जो पूरे केस का रुख पलट सकती है। याद है उस रात घर पे एक बेबी सिटर आई थी सारा? वो वहां इसलिए आई क्योंकि उसे लगा था कि एडिसन ने उसे फोन किया है। लेकिन एडिसन ने तो उसे कभी फोन किया ही नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि सारा को फोन किया किसने था? और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही डरावने सवाल पर आकर खत्म हो जाती है। क्रिस्टोफर की एक ड्राइंग जिसमें उसने उस इंसान को बनाया है जिसने मम्मी को दूर भेज दिया। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस पूरे खेल में कोई और भी शामिल था, कोई ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं।